नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पिछले अंक में मैं आपको पहले घर का डिस्क्रिप्शन दे चुका हूं, एग्ज़ाम्पल कुंडली का, और मैंने आपसे ये अनुरोध किया है कि बाकी उसके कई और आयाम हैं, उसको मतलब विश्लेषण करने का, असेसमेंट करने का, उसको मैंने आप पे छोड़ा है कि आप लोग मिल के अलग अलग अपने उसमें विचारधारा से उसको करिए। और आज मैं आपको दूसरे घर के बारे में बताऊंगा। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि थोड़ा अलग हटके बताऊं, क्योंकि बाकी घरों के बारे में या ग्रहों के बारे में जो एक अपना डिस्कशन है लाल किताब में किया हुआ है, उसी को मैं आगे थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने के पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ, कुछ बातें करना चाहता हूँ कि पिछले वीडियो में जब मैंने अपना कंटेंट डाला है तो उसमें कुछ दर्शकों ने हमें एक अपना इशारा किया है, ध्यान दिलाया है कि आपने अन्य ज्योतिषियों की तरह ही एक ऐसे कुंडली को उठाया है जिसके बारे में आप A to Z जानते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक निवेदन करना चाहूँगा कि मैं कुछ पिछले वीडियोस से भी पहले से ही अनुरोध करता रहा हूँ कि लाल किताब के बारे में अगर आपको पढ़ना है, जानकारी लेना है, तो पहले ऐसी कुंडलियों का विश्लेषण करें जो आपके जान पहचान वालों की हो, जिनके बारे में आप जानते हैं। उससे ये होगा कि आप इवेंट कंफर्म कर सकते हैं। कौन सा इवेंट, जैसे शादी का हुआ या करियर का हुआ या बच्चे हुए या पढ़ाई लिखाई का हुआ, इसको हम उससे मने कर सकते हैं कि कंफर्म कि किस तरह से हुआ ये। इसलिए हमने ये कुंडली लगाई है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा कि एक लाल किताब को अगर आप एक बहुत बड़ा जंगल समझते हैं, ऐसा डेंस फॉरेस्ट, जहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं जा सकती। मैंने ये लाइन इसलिए यूज़ किया है कि लाल किताब एक दैवी शक्ति के द्वारा लिखवाई गई बुक है, तो इसमें इधर उधर के रास्ते बहुत सारे हैं। ये घने जंगल जैसा है, जैसे साधारण रूप से आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो इसमें पगडंडियाँ बनी हुई हैं, जैसा दिया हुआ मैंने पिछले वीडियो में फार्मूला लाल किताब से ही निकाल के एक जगह कंडेंस करके फार्मूला लगाया हुआ है। मैं ये बोलूँगा कि ये 12 पगडंडियाँ उस रास्ते में बनाई हुई हैं जंगल में। इन पगडंडियों से गुज़र के आपको प्रैक्टिस करना होगा कि एक्चुअल जंगल किस प्रकार का है, कहाँ पर क्या है। तो ये तो एक आउटलाइन मालूम पड़ेगा आपको, लेकिन ये आपको वहाँ मदद करेगा कि जंगल को पूरा एक्सप्लोर कैसे किया जाए, कि इसी घने जंगल में ही, जिसको हम लाल किताब बोलते हैं, ज्ञान का ऐसा अपार भंडार छुपा है जहाँ तक अभी सूरज की रोशनी पहुँची ही नहीं। तो पहले हम अपने जाने पहचाने रास्ते से परिचित हो जाएं, उसके बाद जंगल में जाएंगे तो हम घूमेंगे नहीं। अदरवाइज़ अगर हम सीधे जंगल में जाएंगे तो गुम जाएंगे और हम जिस चीज़ की खोज में आए थे वो हमें मिलेगी नहीं। तो इसी पर्पज़ के लिए मैं कई वीडियोस में ये बोलता आया हूँ, और पिछले वीडियोस में भी मैंने वही एग्जाम्पल कुंडली लगाई है जिसका A to Z मुझे मालूम है, क्योंकि सीखने में मदद मिलती है। यहाँ मैं कोई वो कुंडली देख के भविष्यवाणी करने नहीं बैठा हूँ, ये किसी की भविष्य बता रहा हूँ, पहले से ही मुझे मालूम है और मैं इम्प्रेशन जमाने के लिए उसकी भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ऐसा तो कतई नहीं है। इसका सिर्फ मतलब यही है कि जाने पहचाने रास्तों से हम वाकिफ़ हो जाएं और उसके बाद जंगल के घने अंधेरे में विश्लेषण करें तो हमें मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। तो आप हमें कमेंट पे ये ज़रूर बताएं कि मुझे ये रास्ता अख्तियार करना चाहिए कि नहीं, या
सीधे सीधे सरलतापूर्वक जैसा लाल किताब में दिया हुआ है, इधर उधर ना होते हुए उसको डिस्क्राइब करूँगा, एकदम सीधा सीधा सरल। क्योंकि मैंने जब ये शुरू किया है अभी कुछ अंकों से, तो मैंने बताया था कि अब हम लाल किताब की एडवांस स्टडीज़ की ओर जा रहे हैं, जो दिनों दिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, और आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। कैसे तैयार रहना चाहिए कि मैं जो वीडियो बता रहा हूँ वो अपनी जगह है, उसके साथ साथ आपको लाल किताब भी रखना पड़ेगा स्टडी के लिए। खासकर लाल किताब का 1940 एडिशन और 1952 का एडिशन साथ में कंसल्ट करते हुए चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि अब आप बिल्कुल जंगल में डीप पेनिट्रेट करने के आसपास ही हैं। तो यही मेरा अनुरोध है कि आप मुझे ये बताएं कि मैं यही करूं कि सरलतापूर्वक जो चीज़ें आ रही हैं वो बताऊं, जिससे कोई फ़र्क ना पड़े और आपकी स्टडीज़ में भी कोई अंतर ना हो। तो आज का वीडियो चलिए शुरू करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आएगा। तो दूसरा खाना जो है उसके बारे में लाल किताब के उस फार्मूले में नंबर 2 पे जो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि गुरु शुक्र उस टेबे में जैसे, गुरु शुक्र उस टेबे में जैसे, कहीं भी उसके बैठे हों, फल वैसे ही दूजे घर के उस टेबे में होते हैं। ये तो बहुत ही आसान है देखने में ऊपर से, कि गुरु और शुक्र की स्थिति जन्म कुंडली में जिस तरह की होगी, उस दूसरे घर का असर भी वैसा ही होगा। तो इस पे मैं शुरू में ही अपनी एक चीज़ जोड़ देता हूँ। मैंने शुरू में कई इसमें सेहन का भी जिक्र किया है, तो मैं अपने फॉर्मूले को भी इसमें जोड़ रहा हूँ एनालिसिस करने के लिए। वो क्या है कि दूसरा जो घर है वो खाना नंबर 8 का सेहन है, मतलब एक तरह से आंगन है, जहाँ पर वो मंगल बद, आप ध्यान से सुनिए, मंगल बद अपनी एक्टिविटी करता है। खाना नंबर 2 मंगल बद का सेहन है, जहाँ पर मंगल बद अपनी एक्टिविटी भी करता है। अर्थात मंगल बद जितने डिग्री तक, डिग्री मतलब जित इंटेंसिटी तक बद होगा या कम बद होगा, उसका असर भी खाना नंबर 2 पे जाएगा। और मंगल बद की स्थिति के अनुसार होगा, एवं उसका ज़्यादा असर, अब आप ध्यान से सुनना, ये मैंने स्क्रिप्ट में निकाल के रखा है, इसका ज़्यादा असर उस घर में होगा जहाँ पर शनि एवं मंगल हों। ये मैंने एडिशनल जोड़ा है, लाल किताब के फार्मूले में मैंने एडिशन किया है। मुझे जो अपने एक्सपीरियंस से मिला है वो मैं बता रहा हूँ आपको, कि लाल किताब ने तो बता दिया कि गुरु शुक्र उस टेबे में जैसे कहीं बैठे हो, तो और उसका असर दूसरे घर में जाएगा। और हमने इसमें जोड़ा है कि मंगल बद का वो आंगन है, वो सेहन है दूसरा घर, तो वहाँ पे भी मंगल बद के हिसाब से होगा। और चूँकि 8वें घर में शनि का एसोसिएशन भी होता है, तो शनि भी एसोसिएट हो जाएगा। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैंने इसका अप्लाई किया है, और मैं अभी भी इसको देख रहा हूँ। तो नंबर 2 का जो खाना है वो, ये लाल किताब में ये लिखा हुआ है कि नंबर 2 के खाने में का असर बुढ़ापे में होता है, और नंबर 2 में जो भी ग्रह आता है वो ग्रह फल का बन जाता है। अब क्या ये आप एज इट इज़ ले लेंगे कि नंबर 2 में जो भी ग्रह आया वो बुढ़ापे में असर करता है, और ये नंबर 2 में जो आए वो ग्रहफल का हो जाता है? इसमें स्पेशल अटेंशन और स्पेशल विश्लेषण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लाल किताब में कुछ चीज़ें इस तरह से लिखी गई हैं जो सुपरफिशियली देखें तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता, लेकिन लाल किताब में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसका मतलब ना निकले।
अब ये जो लाइन है, इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे आपने कबीरदास जी की पंक्ति जो पहले लिखी है कबीरदास जी ने, उसमें लिखा है कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए और दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो अगर आप उसकी शाब्दिक अर्थ लेंगे तो क्या मतलब हुआ, कोई यूज़लेस, कि चलती चक्की को देख के कबीरदास जी रोने लगे कि वो दोनों पाटों के बीच में कुछ अनाज का दाना नहीं बचता, इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। जबकि इस जो छंदवृंद जो रचा गया था, या क्या बोलते हैं इसको, दोहा, ये दुनियादारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने बताई थी कोड वर्ड में। सब जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, स्कूल में भी पढ़े होंगे कि चलती चक्की, कर्म और तकदीर के बीच ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, और उसके जो बीच में मुठिया होती है वो ज्ञान होता है। इसका डिस्क्राइब उन्होंने किया था कि ज्ञान, कर्म और तकदीर के बीच में हमारी जो दुनियादारी है वो पिसती है और उसका कर्म मिलता है। इसी प्रकार ये जो इसमें बोला गया है कि ये लाल किताब में वहाँ जो भी मतलब ग्रह आएगा वो बुढ़ापे में असर करेगा, और दूसरी चीज़ है कि वहाँ जो ग्रह आएगा वो ग्रह फल का हो जाएगा, मतलब उसका असर या उसका जो उपाय किसी दूसरे ग्रह से किया जाएगा। अब किस दूसरे ग्रह से किया जाएगा इसमें कोई इशारा नहीं दिया हुआ है, ये आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है। अब यहाँ पे यही वाला फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे कि गुरु और शुक्र की बात तो कर दी, लाल किताब ने स्पष्ट बोल दिया, और मंगल शनि की चीज़ें मैंने जोड़ दी इसमें। मतलब ये जो चार चीज़ें हैं इनका उपाय हमें करना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा मैं कि चार की चारों के उपाय करो, ऐसा कभी नहीं किया जाता, क्योंकि अगर किसी को मलेरिया है तो उसको टाइफाइड और उसको दूसरे मर्जों की दवाएं नहीं दी जाएंगी, अदरवाइज़ वो तो मरीज़ वैसे ही मर जाएगा। उसको सिर्फ वही दवा देनी चाहिए जिसका वो मरीज़ है। तो उसकी जो तबीयत का जो हिसाब किताब है उसके लिए ये ग्रहों में से कोई एक या दो जिम्मेदार होंगे, सारे के सारे नहीं होते। तो हम यहाँ पे इसी को लेके चलना चाह रहे हैं कि कैसे करें इसको, क्योंकि मैं अभी आपको हमने जैसे प्रॉमिस किया है कि 12वें घर तक हम इसको इसी फार्मूले के सहारे चलेंगे। फार्मूले को मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद मेरे जो फाइंडिंग्स हैं वो जोड़ूंगा, और उसके बाद मैं एनालिसिस का एक पहलू बताऊंगा। उसका मतलब ये नहीं कि एनालिसिस कंप्लीट हो गई, बाकी पहलू आपको भी खोजना है और वो बताना है कमेंट बॉक्स में जाके कि वो पहलू जो आपने खोजे वो क्या है, जिससे मेरे ज्ञान में भी वृद्धि होगी, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ। तो इसको इस तरह से लीजिए आप कि हम सभी लोग उस जंगल की ओर जा रहे हैं जिसमें 12 पगडंडियाँ बनी हुई हैं, 12 खानों के बारे में लिखा हुआ है। उन पगडंडियों के आना जाना करके फिर हमें मेन जंगल के अंदर बगैर किसी इंडिकेशन के घुसना है और ज्ञान बटोरना है। तो ये एक चक्कर है। तो अब मैं इस कुंडली, इसी कुंडली को मैं आगे बढ़ाऊँगा। यहाँ आप देखिए, सबसे पहले और मैं बता दूँ आपको कि चूँकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना बने, इसकी भी कोशिश मैं कर रहा हूँ, तो मैं आपको मेन कुछ चीज़ें बताऊँगा, उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, देखिए और अपने वे में एनालाइज करिए। तो नंबर 2 में जो है, ये इस जातक की कुंडली में नंबर 2 में बैठा है चंद्र। तो नंबर 2 की पोजीशन में चंद्र उच्च का तो हो ही गया, उच्च का चंद्र हो गया। तो एक जगह हमने लिख लिया ये चंद्र इसका उच्च का हो गया। तो चंद्र उच्च का होने के बाद क्या
सभी कुछ उच्च का हो गया, सब चंद्र बिल्कुल सही हो गया क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में मैंने बता दिया था कि चंद्र की राशि में राहु बैठा हुआ है कर्क में। तो राहु तो अपना खेल खेलता ही है ना, भ्रम डालता है और टेंशन डालता है, ये तो करता है, ये तो एक नॉर्मल बात है। लेकिन केतु की दृष्टि में उतनी धार नहीं थी, तो वो उसको इतना असर नहीं कर पाए। वो मैंने पिछले वीडियो में बताया क्यों नहीं आई, ये अलग अलग बातें। लेकिन अभी हम गुरु, शुक्र और शनि और मंगल की बातें करेंगे। तो पहले गुरु और शुक्र की बात कर लें। तो गुरु के बारे में जो मैंने बताया था आपको पिछली बार, कि मैंने भी देखा है कि गुरु छठे घर तक तो ठीक है, लेकिन 7 से लेके जो डिटीरिएशन शुरू होता है वो 12 तक जाके क्लाइमैक्स पे पहुंच जाता है। मतलब गुरु चाहे कितना ही उच्च का हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिविटी शामिल होने लगती है। तो यहाँ पे तो गुरु 9 पे है, तो वो कुछ नेगेटिविटी शामिल हुई जाके चंद्र में, पक्की बात। शुक्र की जो बात लेते हैं, अब देखिए आप कितनी सुंदर सा उदाहरण है ये। शुक्र की बात लें, शुक्र तो 8वें में है, तो हमें ये मालूम ही है अच्छे से कि 8वें घर में कोई भी जाए वो अच्छा नहीं रहता। कितना अच्छा नहीं रहता वो अलग अलग तरीक़ों से देखा जाता है। तो 8वें घर में वो गया शुक्र, अभी इस कुंडली में आप देखिए 8वें घर में है। 8वां घर क्या है? 8वां घर वीराना, 8वां घर शमशान, 8वां घर कब्रिस्तान। अर्थात ये चीज़ें वहाँ पे जाएंगी और ये असरात जो हैं चंद्र पे जाके मिल रहे हैं। और 8वां घर वैसे भी उल्टी दृष्टि से डालता है दूसरे घर में। इसके बाद मंगल और शनि सेहन के मालिक हैं दूसरे घर के, मंगल मतलब पर्टिकुलरली। तो मंगल, कौन सा मंगल? मंगल बद, ये मिल गया। अब इतनी चीज़ें जब मिल गई उसमें उच्च के चंद्र में, तो उसने चंद्र के जो उच्च के चंद्र के परसेंटेज पे थोड़ी कमी तो करी ही है। अगर आप इन चारों को ले लें, चारों को लेके गणित में इसको साफ कर लें, गणित इसके अप्लाई कर दें, तो क्या होगा? आप 100 को 4 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा? 25% आता है। तो 25% आता है, मतलब बाकी 75% खराब नहीं हुआ, लेकिन 75% के जो असर थे इन लोगों ने बांटे हुए हैं इनकी मेहरबानी पे। कैसे? कि जब यहाँ पे वर्षफल भी अप्लाई होगा, कि जब वर्षफल में ये चीज़ें कुछ गड़बड़ाएंगी ज़्यादा, तो ये ज़्यादा असर डालेंगी, मतलब इंटेंसिटी हाई होगी। और जब ये किसी भी वर्षफल में इनकी स्थिति थोड़ी कमज़ोर होगी तो वो कमज़ोर हो जाएंगे, तब ये परसेंटेज और ऊपर नीचे होगा। मतलब 25-75 के बजाय हो सकता है कभी 30-70 भी हो जाए, 60-40 भी हो जाए, ऐसा भी हो जाता है। वो वर्षफल में जाके आपको देखना पड़ेगा। अब दूसरा घर हम विवाह के लिए भी देखते हैं, 2, 7, 11 जैसा है। ये सभी ज्योतिष के जो तरीके हैं उसमें 2, 7, 11 को देखते ही हैं। तो दूसरा घर हम देखते हैं, तो दूसरे घर में ये जो असरात गए इसके 70-30, ये 75-25, ये वाले असर वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करते ही हैं। और जब वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हैं तो इसको हम किस तरह से असेस करेंगे, किस कारण प्रभावित कर रहे हैं और इसका जरिया क्या है। अब मंगल बद जो है, सबसे पहले मंगल बद से ही लेते हैं। मंगल बद तो दिमाग में क्रोध, बिना मतलब कि एक तरह का कड़वाहट ज़बान में ये भी पैदा कर देता है। तो इन चीज़ों की वजह से भी आदमी कुछ ऐसा बोल बैठता है कि उनके परिवार में भूचाल आने लगता है, क्योंकि नंबर 2 जो घर है वो बातचीत करने का या वाणी का भी कहलाता है। तो ऐसे इंसान के वाणी में
वो ना चाहे तभी भी वो एक अजीब सी कटुता कभी कभी आ जाती है जो इसके लिए ख़राब हो जाती है। तो ये एक चीज़ है, वाणी की कटुता भी आ जाती है। इसके बाद एक तरह से दिमाग में टेंशन बना रहता है, दिमाग में खलल भी पैदा होता है। राहु क्योंकि चौथे घर में बैठा है, लेकिन राहु ने जितना दूसरे को नुकसान करना था चंद्र के अलावा उतना नहीं कर रहा। क्यों? कि राहु जो है चंद्र को माता के रूप में मानता है। तो माता के रूप में एक बालक जितना परेशान कर सकता है चंद्र को, उतना ही वो करेगा। जैसे माँ बिल्कुल थकी आ रही, रात को सो रही है और वो ज़बरदस्ती को रोता रहता है, तो माता की नींद डिस्टर्ब होती, इतना ही करेगा वो, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये चीज़ें हो गई। अच्छा, फिर मैं आपसे रिमाइंडर कर रहा हूँ कि ये मैंने एक तरीका बताया है। ये आप चारों प्लैनेट्स को लेके और नंबर 2 में बैठे प्लैनेट को लेके इनका कॉम्बिनेशन बना के आप और रास्ते बताइए और एनालिसिस करिए और कमेंट बॉक्स में डालिए, जिससे मुझे भी मालूम पड़े कि और क्या चीज़ हो सकती है। और इस तरह से क्या होगा कि आप तो मेहनत करेंगे, उसके क्रेडिट मैं ले जाऊंगा। ये इतना तो आप हमें करेंगे ही फेवर। तो इस तरह से मैं बताता रहूँगा आपको कि एक सूत्र दे दूँगा, उसके एनालिसिस का एक वो दे दूँगा तरीका, बाकी आपको करना है। वो इसलिए करना है कि मैं बार बार बोलता हूँ, फिर रिपीट करता हूँ कि ये चैनल मैं चला इसलिए नहीं रहा हूँ कि मुझे कोई पैसे की कमाई करनी है। मैं लाल किताब की स्थिति देख के, लोगों जैसे जिस तरह से लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं या ये कर रहे हैं, उसकी देख के मैंने इसको कोशिश किया है कि ये चीज़ ऐसी चीज़ बन जाए कि लोग वक्त कम से कम समझ तो सकें कि क्या है ये, अपना और अपने परिवार का भला कर सके, लोगों का भला कर सके, इसके लिए है ये। बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो और भी एक चीज़ स्पष्ट बता लूँ, कुछ लोग मुझसे इसके बारे में पैसे के लिए पूछते हैं, तो मैं फिर से स्पष्ट बता देता हूँ कि मैं जहाँ तक जब टाइम मिलेगा, कुंडली का एक कोई विशिष्ट आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जब भी मुझे समय मिलेगा उसको बताना। पूरी कुंडली बताना मेरे लिए आसान नहीं है क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, और मैं घर पे कंसल्टेशन नहीं करता। आप कमेंट बॉक्स से पूछिए, मैं कमेंट बॉक्स से जवाब दूंगा, और इसके लिए मेरी कोई फ़ीस नहीं है, मैं कोई पैसे लेता भी नहीं। और एक रिक्वेस्ट और है कि आप अगर किसी अन्य विद्वान ज्योतिषी से कंसल्ट किए हुए हैं, उन्होंने आपको कोई उपाय बताया हुआ है, तो उसका क्रॉस चेकिंग मुझसे मत करवाइए, क्योंकि मैं इतना बड़ा अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं उनके बताए हुए डिसीजन को चेक करूँ। आप पहले उनके दिए हुए, पहले आप गए उनके पास, वो तो आपके पास आए नहीं। आप उनके दिए हुए डिसीजन को देखिए, उसको आजमाइश करिए, उसके बाद आप बात करिए। तो मेरी उम्मीदें आपसे काफ़ी हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। नमस्कार, खुश रहिए, और अभी अभी बीता विजयदशमी के पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि 2021 का जो पर्व होंगे, त्यौहार होंगे, हम लोग फिर से उसी हंसी खुशी से मनाएंगे। नमस्कार।